नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आरपीएससी एसीएफ प्रीवियस ईयर पेपर की फिज़िक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसेंशियल फॉर ऑब्जर्विंग डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन सबसे पहले पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है। डिफ्रैक्शन का मतलब है जब भी कोई लाइट हम किसी ऑब्स्ट्रैकल से पास करती है तो वो सीधी किसी स्क्रीन पे ना पड़ के उसके कॉर्नर्स जो होते हैं, हमारी स्लिट या ऑब्स्ट्रैकल का हो गया, वहाँ पे बेंड कर जाती है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, जो ये कॉर्नर इसके कॉर्नर से, इसे ही हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जो डिफ्रैक्शन डिपेंड करता है वो करता है जो ये स्लिट है हमारी, इसकी साइज़ कैसी है। ये स्लिट की साइज़, सिंस हम लाइट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो हमारा डिफ्रैक्शन है वो लाइट में बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल पे देखने को मिलता है, और वेवलेंथ के जो हमारी लाइट की जो वेवलेंथ है उसकी लगभग उसी की साइज़ की हमारी स्लिट रहती है। तो ये जो हमारी स्लिट होनी चाहिए ये मिनिमम होनी चाहिए, इसकी लेंथ मीन्स ये नैरो स्लिट होनी चाहिए। इसको हम देख लेते हैं एक डायग्राम से। देखिए, ये हमारे पास कंडीशंस हैं। जब हमारी स्लिट की लेंथ बड़ी है तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ज़्यादा नहीं दिख रहा, ज़्यादा डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही ये साइज़ देखिए आप कितनी छोटी है, और इसमें जो डिफ्रैक्शन है ये बड़े लेवल पे हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, कॉर्नर से जो लाइट स्प्रेड हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। ऐसे ही आप इसके अंदर देख सकते हैं, अगर वेवलेंथ लाइट की बड़ी है और उसी के साइज़ की हमारी स्लिट नैरो स्लिट है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको अच्छा देखने को मिलता है। तो यही कंडीशंस हैं डिफ्रैक्शन की, कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो स्लिट की जो लेंथ है, मान लीजिए ई लेंथ ऑफ स्लिट है, इसकी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्रैक्शन हमारा। जितनी छोटी लेंथ होगी उतना अच्छा डिफ्रैक्शन में देखने को मिलेगा। सो हमारा इसका आंसर होता है नैरो स्लिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट इज दैट द लाइट वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द स्लिट वुड बी। मीन्स इसमें क्या है कि कोई फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन है उसके अंदर वो हमें कब देखने को मिलता है, जब हमारा सोर्स जो होता है लाइट का वो इनफाइनाइट पे होता है। और जब हमारा सोर्स इनफाइनाइट पे होता है तो एक प्लेन वेव फ्रंट बनाता हुआ वो स्लिट से गुजरता है। जो स्लिट होती है उसे एक प्लेन वेव फ्रंट बनाता हुआ गुजरता है। इसका डायग्राम से आप समझेंगे। जैसे ये है हमारा, तो ये जो सोर्स है हमारा ये इनफाइनाइट से आ रहा है, इसलिए ये एक प्लेन वेव फ्रंट बना रहा है, और इस प्लेन वेव फ्रंट होता है और ये स्लिट से गुजर रहा है। यहाँ पे हमारा लेंस है, फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में ये लेंस होता है, और ये हमारा पाथ डिफरेंस है। हम इस पॉइंट P पे देख रहे हैं और यहाँ पे ये सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा आपको, लगभग कुछ ऐसे। तो हम इस पॉइंट P पे देखें कि हमें हमारा डिफ्रैक्शन फ्रिंज विड्थ क्या रहती है। तो उसके लिए जो हमारा ये डिस्टेंस है और इस लाइट यहाँ इस स्लिट से ये वाला जो डिस्टेंस है, तो इनमें जो अंतर है वो कितना है, इस इतने एंगल का है, मींस ये हमारा पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके अंदर हो जाएगा आंसर सेकंड, प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज एट 30 डिग्री फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम द विड्थ ऑफ द स्लिट इज़। इसमें हमें जो हमारी नैरो स्लिट है उसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। हमें वेवलेंथ दे रखी है और जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है वो दे रखा है। तो हमारे पास जो रिलेशन होता है, मिनिमा की कंडीशन होती है, वो होती है इसमें
एन लेमडा मिनिमा के लिए हम यहाँ पे जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है वो एन लेमडा होता है, और जो हमारा पाथ डिफरेंस हम डिफ़ाइन करते हैं वो डिफ़ाइन करते हैं डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ये हमारा फॉर्मूला होता है मिनिमा के लिए। तो हमें एंगल दे रखा है और हमें फर्स्ट मिनिमा दे रखा है, यानी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और हमें जो स्लिट की जो नैरो ये विड्थ है वो निकालनी, मीन्स हमें डी निकालना है। तो स्लिट की विड्थ क्या हो जाएगी यहाँ से, एन लेमडा अपॉन साइन थीटा। सो हम फॉर्मूला पुट करेंगे, मीन वैल्यू पुट करेंगे सब में, तो हमारे पास जो विड्थ आ जाएगी स्लिट की वो कितनी आ जाएगी, n इंटू 5000 एंगस्ट्रॉम दे रखी, तो हम इसको पुट कर देते हैं 10⁻⁻10 होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, अपॉन साइन 30 डिग्री हम लेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। सो 5000 इंटू 10⁻10 अपॉन 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ 10 की पावर -6। तो हमें कितना, 10 की पावर -10 सॉरी, यहाँ पे ये 10 की पावर -10 है, तो हमारे पास 10 की पावर -6 मीटर में ये डिस्टेंस होगा, लेकिन हमें निकालना किलोमीटर में है। तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 10⁻4 बचेगा। तो ऑप्शंस चेक करते हैं। पावर -5 चाहिए, सभी ऑप्शंस में -5 है, तो हम इसे -5 बनाएंगे। तो -5 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी स्लिट जो है उसकी विड्थ आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when white light is incident on a diffraction grating, the light that is deviated most from the central image is। लाइट सबसे ज़्यादा डेविएशन कौन सी दिखाएगी, वो दिखाएगी हमारी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। और वेवलेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो होती है, जैसे हमारे पास ये है विबग्योर, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की होती है और सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट की। तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्रैक्शन जो कलर दिखाएगा हमारा वो रेड कलर दिखाएगा। और ये एक डायग्राम है, उससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये है, तो सेंट्रल मैक्सिमा ये है हमारे यहाँ पे, सेंट्रल मैक्सिमा होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा से मैक्सिमम डिफ्रैक्शन एंगल कौन बना रहा है, ये रेड लाइट बना रही है। तो इसकी जो डिफ्रैक्शन होगा, मींस डेविएशन होगा, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ये सबसे ज़्यादा होगा रेड कलर का इन कंपैरिजन टू वॉयलेट कलर। और लीस्ट किसका होगा, वॉयलेट का होगा। तो हमारा रेड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स अवेलेबल विद अ ग्रेटिंग इज़। जो हमारा ग्रेटिंग होती है उस पर जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ जो ग्रेटिंग होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो वो हमारी प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ग्रेटिंग एलिमेंट के। तो ये सिंपली ग्रेटिंग एलिमेंट हो जाएगा। ग्रेटिंग एलिमेंट कुछ नहीं है, बस जो हमारा हमने एन लैम्डा इक्वल्स टू ई साइन थीटा या फिर डी साइन थीटा आप ले लो, तो ये जो डी और ये जो डिस्टेंस है इसी को हम ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं, और एन उसका ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज़ कन्फर्म्ड बाय डिफ्रैक्शन। जो हमारा डिफ्रैक्शन है वो
कौन सी प्रॉपर्टी बताती है लाइट का पार्टिकल, अगर लाइट पार्टिकल होती तब तो वो बेंड नहीं होती कॉर्नर्स से और एक स्पॉट नज़र आता, ब्राइट स्पॉट सेंटर पे। लेकिन हमारी जो लाइट होती है उसका नेचर वेव नेचर होता है, इसीलिए वो बेंड होती है। जो ऑब्स्टेकल है हमारा, उसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे जो बेंड होने का उसका जो प्रॉपर्टी है वही उसका वेव नेचर शो करता है। तो यहाँ से जितना ज़्यादा मतलब ये बेंड होती है इसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं और ये हमारी वेव नेचर को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज लार्जेस्ट डिफ्रैक्शन। जो डिफ्रैक्शन होता है हमारा वो लाइट के केस में तो बहुत नैरो स्लिट पे देखने को मिलता है, मतलब कि वेवलेंथ और जो ये जो स्लिट की जो वेवलेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली इसकी साइज़ की होनी चाहिए, नैरो स्लिट की जो हमारी स्लिट की साइज़। लेकिन साउंड में हमें ये बड़े लेवल पे भी देखने को मिलता है, इसीलिए हम ये कई बार ये जो होते हैं माइक वगैरह यूज़ करते हैं ये, तो इससे जो साउंड होती है वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है। तो ये जो फिनोमेना होता है ये डिफ्रैक्शन ही होता है, जो हमारी जो साउंड होती है उसको चारों तरफ फैला देती है। और जो साउंड वेव्स होती हैं वो एक रेडियो वेव्स होती हैं। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्शन पैटर्न रेडियो वेव्स में देखने को मिलता है और इनकी वेवलेंथ भी सबसे हाई होती है। जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखते हैं ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है और सबसे मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो गामा रेज़ की होती है। मतलब इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है गामा रेज़ की, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो इनकी वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। इसलिए हमें ये साउंड वेव्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रेडियो वेव्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी। हमने अभी देखा कि डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से जो सिंगल स्लिट की वजह से जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है उसकी जो विड्थ है वो किस पे डिपेंड करती है। ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है और ये जो विड्थ है हमारी, तो ये जो हमारी जो विड्थ है वो हमारी ग्रेटर होती है फॉर नैरो स्लिट के लिए। और इसका आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2x इक्वल्स टू 2 लैम्डा f अपॉन ई। तो हमारा ई है ये डिस्टेंस है स्लिट का, तो जितनी ज़्यादा स्लिट की विड्थ होगी वो कम होगी उतना ही अच्छा हमारा जो फ्रिंज विड्थ बनेगी सेंट्रल मैक्सिमा की। तो ये ग्रेटर फॉर नैरो स्लिट होती है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरफेरेंस डिफरेंस फ्रॉम डिफ्रैक्शन डिफर्स फ्रॉम डिफ्रैक्शन इन दैट। जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो स्क्रीन पे जो हमें फ्रिंजेस का जो पैटर्न मिलता है उनकी इंटेंसिटी लगभग सेम रहती है सबकी और विड्थ भी सेम रहती है, लेकिन ये केस होता है इंटरफेरेंस पैटर्न में, इंटरफेरेंस में। ये हमारे वेव फ्रंट्स बनते हैं इससे, तो इनकी जो विड्थ होती है वो फ्रिंजेस की वो लगभग सेम रहती है। लेकिन जो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें जो स्क्रीन पे जो हमारी जो विड्थ होती है उसकी जो स्क्रीन की जो विड्थ होती है वो सेंटर के ऊपर मैक्सिमम रहती है। फ्रिंज हमारी जो विड्थ होती है वो सेंट्रल के लिए मैक्सिमम होती है, फिर डिक्रीज़ होती रहती है और फ्लैट हो जाती है बाद में। मींस इंटेंसिटी जो होती है सबसे हाई सेंट्रल के मैक्सिमा के लिए रहती है। तो इसमें हमें हाउ इट डिफर्स फ्रॉम डिफ्रैक्शन पूछा है, तो इसके लिए कौन सी कंडीशन सही हो जाएगी कि द इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इज़ कांस्टेंट। जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है बट नॉट फॉर डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती है।
मीन सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हाई रहती है, फिर मिनिमम होती जाती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंज वेरीज। जो हमारी डिफ्रैक्शन फ्रिंज है उसकी विड्थ कैसे वेरी करती है। तो हमारी जो डिफ्रैक्शन फ्रिंज है उसकी विड्थ स्लिट पे डायरेक्टली नहीं होती, वो तो इन्वर्सली होती है। जितनी छोटी स्लिट होगी उतनी वो होगी, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। डायरेक्टली एज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, नहीं, उस फॉर्मूले में इतना डिस्टेंस पे भी डायरेक्टली एज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, नहीं, ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। इन्वर्सली एज द विड्थ ऑफ द स्लिट, ये सही है। जो हमारी जो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस हैं वो कब अच्छी बनेंगी, जब हमारी जो विड्थ है स्लिट की वो छोटी होगी, मीन्स ये इन्वर्सली वेरी करती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। और ये वेवलेंथ वाला ऑप्शन इसलिए नहीं करेक्ट होगा क्योंकि देखिए जो वेवलेंथ होती है उसके ऑर्डर की होनी चाहिए, जो हमारी स्लिट है, तभी हमारा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो देखने को मिलता है लाइट में। तो वेवलेंथ इज़ डायरेक्टली अगर यहाँ पे होता तब वो करेक्ट होता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अल्टीमेटली फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, what is the angular spread between the first maxima and the central maxima when Fraunhofer diffraction is observed with 540 nanometer light through a slit of 1 mm। मीन्स हमें वेवलेंथ दे रखी है और ये स्लिट की विड्थ दे रखी है और हमें एंगुलर स्प्रेड पूछा है। तो हम ये निकालेंगे सेंट्रल मैक्सिमा पे। देखिए सेंट्रल मैक्सिमा से हमें फर्स्ट मैक्सिमा जो हमारा है उसके बीच में जो एंगुलर स्प्रेड है वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। पर हम मैक्सिमा का केस होता है उसमें जो डिफ्रैक्शन होता है फिनोमिना उसमें उल्टा होता है। जो मैक्सिमा है उसमें 2n+1 λ/2 से शो करते हैं मैक्सिमा, ये मैक्सिमा होता है, और मिनिमा n लैम्डा से शो करते हैं। तो इसमें मैक्सिमा का जो केस होता है वो 2n+1 λ/2 के मल्टीपल से पार्ट डिफरेंस होता है इसका। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है जो थीटा होता है वो साइन थीटा अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो साइन थीटा हमारा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो हमें एंगुलर स्प्रेड निकालना है इसका। तो इसके लिए हम थीटा क्या हो जाएगा 2n+1 λ/2, सॉरी इसमें ये 2n+1 लैम्डा होता है, तो ये हो जाएगा 2n+1 λ/2 इंटू डी। तो हमें फर्स्ट मिनिमा के लिए निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा पे वैल्यू जो होगी थीटा की वो कितनी हो जाएगी, वो ज़ीरो होगी। और फर्स्ट मिनिमा पे देखनी है हमें थीटा की वैल्यू, तो वही उसका डिस्टेंस होगा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए कितना हो जाएगा n = 1 पुट करने पे क्या मिलेगा हमें 3 λ/2d। वैल्यूज़ पुट करते हैं 3 × 540 नैनोमीटर दे रखा है, 540 × 10⁻⁻9 1 नैनोमीटर को हम जब खोलेंगे, और 2 × मिलीमीटर दे रखा है तो 10⁻³ हो जाएगा। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो डी की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी अप्रॉक्स 810 × 10⁻⁻6 रेडियन। ये आएगी हमारी थीटा की वैल्यू। मींस एंगुलर स्प्रेड जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा 810 × 10⁻⁻6 रेडियन। पर इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा,
810 10⁻⁶ रेडियन। तो मेरे हिसाब से ये टेक्निकली क्वेश्चन गलत है। तो आपको अगर किसी को डिफरेंट आंसर मिले इसमें तो प्लीज़ कमेंट करें। 6 रेडियन ये हमारा आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज़। हमने बात की थी कि जो डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारी जो ऑब्स्टेकल है उसकी साइज़ किसके ऑर्डर की होनी चाहिए? सेम एज़ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। मीन्स जो हमारी वेवलेंथ है उसी के ऑर्डर की उसकी साइज़ होनी चाहिए ऑब्स्टेकल की। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्रैक्शन डिस्पर्सिव पावर, ये डिस्पर्सिव है। डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए ग्रेटिंग कैन बी डिफाइंड एज। किसी ग्रेटिंग की डिस्पर्सिव पावर है वो कैसे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ। मींस जो डिस्पर्सिव पावर होती है उसकी वो होती है चेंज ऑफ एंगल ऑफ, जितना वो एंगल डिफ्रैक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू उसकी जो वेवलेंथ होती है वही उसकी डिस्पर्सिव पावर होती है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज। मीन्स इस सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिजॉल्विंग पावर होती क्या है। रिजॉल्विंग पावर जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे उन्हें मिनिमम डिस्टेंस पे क्लियरली विजिबल हो, इसकी जो पावर होती है वो रिजॉल्विंग पावर होती है। जैसे हमारे पास कोई ये दो हैं, इसको हम देखते हैं। जैसे हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, अगर हमारे पास जैसे ये दो पॉइंट हैं, और हम इन्हें दूर से देखें तो हमें ये एक ही पॉइंट नज़र आएगा। तो इनको अलग अलग करने की जो सेपरेशन, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो होती है हमारी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो जितनी कम ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी उतनी अच्छी हमारी रिजॉल्विंग पावर होगी। जैसे हम कहते हैं कि कभी कभार दूर से अगर कोई दो लाइट्स आ रही हैं, कोई गाड़ी आ रही है उसकी दो लाइट हैं और किसी को तो वो दो लाइट सेपरेटली दिख रही हैं और किसी की आई साइट कम है तो उसे एक ही लाइट नज़र आ रही है। तो इनमें रेजोल्यूशन पावर किसकी अच्छी है? जो जिसको दो लाइट सही से दिख रही हैं। इट मीन्स जो उनके जो बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो देखने के लिए के कैपेबल है वो, जिसकी आई साइट ठीक है, तो वो ही हमारी रेजोल्यूशन पावर होती है। तो माइक्रोस्कोप के केस में क्या होता है कि माइक्रोस्कोप के केस में ये होता है कि जो रिजॉल्विंग पावर है हमारी वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो मीडियम है जिसमें वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जो एंगल ऑफ उसका डिफ्रैक्शन है, जहाँ से जैसे हमें ये दो पॉइंट हैं वो हमारी आईज से देखने हैं, तो इनके बीच में जो ये जो डिफ्रैक्शन कॉनिकल एंगल है उसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन बीटा। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो इसके अंदर जो रेजोल्यूशन पावर है ये किसके प्रोपोर्शनल होगी? वेवलेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ध्यान रखना यहाँ पे हम लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शनल नहीं होगी, इन्वर्सली डिपेंड नहीं करेगी। ये जो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी। और ये एंगल ऑफ हमारा कॉनिकल एंगल है जिससे हम रिजोल्यूशन पावर को करेक्टली देख पाएंगे। तो ये लिमिटेड किससे होगी? वेवलेंथ ऑफ लाइट। बाकी ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे क्योंकि सेकंड ऑप्शन देखिए आप पढ़ के। सेकंड ऑप्शन क्या देख रहा है? लिमिटेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द लेंस। नहीं, लेंस पे डिपेंड नहीं करेगी ये।
लिमिटेड बाय द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं डायमीटर पे भी नहीं करेगी, माइक्रोस्कोप के केस में नहीं करेगी, टेलीस्कोप के केस में डायमीटर पे करेगी डिपेंड, और इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल ऑफ द थ्री तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रिजर्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप विद द लेंस ऑफ diameter 1.22 m फॉर अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर इज़। तो इस केस में क्या होता है, हमारे टेलीस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो होती है डायमीटर ऑफ अपर्चर अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा। एक चीज़ हमारे यहाँ पे करेक्ट करें, ये जो लैम्डा होता है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये रिजोल्यूशन पावर, मींस साइन थीटा साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, ये करेक्ट फॉर्मूला है। तो हमारे जो वेवलेंथ है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिजोल्यूशन पावर माइक्रोस्कोप के केस में। तो हम यहाँ पे देख रहे थे लेंस की टेलीस्कोप के केस में, तो टेलीस्कोप में डायमीटर हमें दे रखा है 1.22 मीटर और वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर। हम वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर निकालते हैं। रिजोल्यूशन पावर 1.22 मीटर अपॉन 1.22 इंटू 500 नैनोमीटर दे रखा है, 10⁻⁻⁹ करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1.22, और फिर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा रिजोल्यूशन पावर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ अपॉन 500। इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁶, मीन्स 6 ज़ीरो लग जाएंगे। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, द वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट यूज्ड इन एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर, दो वेवलेंथ दे रखी है लाइट की, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रिजॉल्विंग पावर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू λ1 एंड λ2। रिजॉल्विंग पावर का जो हमारा रेशियो है वो पूछा है और हमें वेवलेंथ दे रखी है। तो हमने अभी देखा कि जो दोनों ही फॉर्मूले हैं उनमें वेवलेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे डायमीटर हमने टेलीस्कोप का केस देखा हो चाहे माइक्रोस्कोप का। तो हम ये रिजॉल्विंग पावर फर्स्ट और रिजॉल्विंग पावर सेकंड की देखेंगे। तो फर्स्ट वाले की जो वेवलेंथ है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर फर्स्ट वाले की जो वेवलेंथ है वो कितनी है 400 है और सेकंड की है 500 नैनोमीटर। तो फर्स्ट में 400 नैनोमीटर हो जाएगी और सेकंड के जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 500 नैनोमीटर। तो अब इनका रेशियो देखेंगे हम, R1/R2 इज़ इक्वल्स टू 500 ऊपर चला जाएगा अपॉन 400 और 10⁻⁹ कट चुका है, तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया 5:4। रिजोल्यूशन पावर्स का रेशियो आ गया हमारे पास 5:4। तो ये थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ द आई इज़ 1 मिनट। At a distance of x kilometer from the eye, two persons are stand with a lateral separation 3 meter. For the two person to be just resolved by the naked eye, x should be okay. हमें दो पर्सन दे रखे हैं और हम उन दोनों को वॉच कर रहे हैं, तो हमारे जो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है मिनिमम रिजोल्यूशन एंगल वो कितना बन रहा है 1 मिनट, और उनकी जो लेटरल सेपरेशन है उन दोनों के पॉइंट पर्सनस के बीच में वो कितनी दे रखी है 3 मीटर। और हमें क्या पूछा है, उन दोनों से हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मींस x है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो सीधा इसमें हम एक चीज़ हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, 3 मीटर दे रखी है तो हम इसे किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 3 × 10⁻³ कर देंगे, और तो हमारी लेटरल सेपरेशन कितनी होगी 3 × 10⁻³ किलोमीटर,
और हमें 1 मिनट का जो एंगल दे रखा है इसको हम चेंज करेंगे डिग्री में, तो ये कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री। और इसको अगर हम रेडियन में देखते हैं तो कितना हो जाएगा 1/60 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास एक आर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल इक्वल्स टू लेंथ अपॉन आर्क, तो आर्क अपॉन लेंथ थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन लेंथ होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारा जो एंगल है वो कितना है थीटा, और वो डिस्टेंस कितना है हमारा 3 मीटर, मीन्स 3 इंटू 10⁻³ किलोमीटर अपॉन हमारा जो x है। अब हमें इस x को फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम थीटा की भी 1/60 इंटू π/180। इसको कैलकुलेट करने पे आपको वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10.31 किलोमीटर। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर बोलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाज गिवन बाय। जो हमारा रेजोल्यूशन क्राइटेरिया है वो रेले ने दिया था, तो ये रेले इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन। हमने देखा है कि रिजॉल्विंग पावर होती है वो टेलीस्कोप की कितनी होती है डायमीटर ऑफ अपर्चर अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा, तो ये होती है। तो अब हम ऑप्शन से करेक्ट चेक करते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंथ, नहीं, फोकल लेंथ पे नहीं डिपेंड करती। डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंथ, यस, डायमीटर पे डिपेंड करती है। मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस, नहीं, मैग्नीफिकेशन पे डिपेंड नहीं करती, और ना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पे डिपेंड करती, तो हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन का मतलब नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मैग्नीफाई करें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें क्लियरली विजिबल होगा। वो तब तक क्लियरली विजिबल नहीं होगा जब उसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमें एग्जैक्टली नहीं देख पाए। मीन्स उनको वो मैग्नीफाई होके भी ब्लर ही नज़र आएगी वो इमेज, अगर वो उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा नहीं है। तो हमें जो टेलीस्कोप है वो बड़े लेवल पे देखना होता है, इसलिए उसका जो अपर्चर है लेंस का वो बहुत बड़ा होना चाहिए, तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग हैविंग n स्लिट्स इन nth ऑर्डर विल बी। हमारे पास कोई ग्रेटिंग है, उसकी रिजॉल्विंग पावर पूछी है, तो आप सिंपली इसमें याद रखिए कि जो ग्रेटिंग रिजॉल्विंग पावर की होती है वो उसके n टाइम्स ऑफ n स्लिट्स की होती है। nth ऑर्डर का होगा तो n इंटू n हो जाएगा इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ लिमिट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट इज सेट बाय। जो हमारी जो ये रिजोल्यूशन की जो लिमिट है ये किसके द्वारा सेट की जाती है, तो ये हमारी लाइट का जो डिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से हम ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन देख पाते हैं, तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म इज़। जो हमारी रिजॉल्विंग पावर होती है प्रिज्म की वो होती है T टाइम्स ऑफ डी म्यू अपॉन डी लैम्डा। मीन्स जहाँ पे जो T होता है ये प्रिज्म का जो बेस होता है उसका उसकी लेंथ होती है, मीन्स उसकी लेंथ होती है, तो ये बेस थिकनेस नहीं बोल सकते हम इसे, बेस की लेंथ होती है, और ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वेवलेंथ। तो हमारा इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वेवलेंथ सही हो जाएगा ये ऑप्शन। और इसमें थिकनेस वाला ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि ये जो T होता है ये थिकनेस नहीं होता है, ये जो हमारा प्रिज्म है उसकी जो बेस उसका जो बेस है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है, तो इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे इन फॉर्मूलाज पे, और
हम जल्दी इसको कंप्लीट करके दूसरे सेशन में हम फर्स्ट ग्रेड के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस, और देखते रहिए और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ज़रूर करें। और बीएससी में भी अगर आपके सीबीएच की बुक है ऑप्टिक्स की, तो प्लीज़ उससे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उसमें न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं। तो सीबीएच की जो बुक्स हैं बीएससी लेवल की, उन पे उनके जो पीछे के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनकी प्लीज़ प्रैक्टिस करें और बिल्कुल भी घबराएं नहीं और मन लगा के पढ़ाई करें, सब अच्छा होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।